अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है और इसमें जो गठजोड़ और ख़ास तौर पर जब एक तारीख हमें मिली है इंतखाबात की, उसके बाद से अब चीज़ें तेज़ी से आगे प्रोग्रेस कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ बयानात और स्केड्यूल सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो हमने ख़ास तौर पर देखा कि MQM के साथ एक गठजोड़ की बात है और एक इत्तेहाद का फ़ैसला है जो कि कहा जा रहा है कि कबल अज़ वक्त किया गया है। इस वक्त इस तरह की चीज़ें हैं जो चल रही हैं और सबसे ज़्यादा हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक्टिव नज़र आ रही है। अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब की ज़ब्तशुदा जायदाद है उसको वापस करने का हुक्म भी आ गया है। बाकी भी चीज़ें चल रही हैं और फिर ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने में भी कोई कानूनी रुकावट बज़ाहिर नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ा वाज़े तौर पर इस वक्त सिंध में भी कुछ ना कुछ ग्राउंड गेन करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड बड़ा वाज़े तौर पर हमने देखा कि इसी रवां हफ्ते के दौरान जो बयानात आए, आसिफ अली जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि बिलावल मुल्क के अगले वज़ीर आज़म होंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो चल रही हैं और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं एक जमात हमें मुकम्मल तौर पर ज़ेर अताब नज़र आ रही है, माइनस होती नज़र आ रही है। मज़ीद गिरफ़्तारियाँ हैं उनके लोगों की जिनकी ख़बरें आए रोज़ हमें मिलती हैं और वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और वो भी आम इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकें। और वो दे स्टिल बिलीव कि वो एक पॉपुलर जमात है जो बड़ा वोट बैंक रखती है, लेकिन किस हद तक उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी उनके चेयरमैन के जेल में होने के बावजूद, कि उनके बाकी रहनुमा इलेक्शंस में कितनी फ्री एंड फेयर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और जेन्युइन वोट बैंक ले पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है विच रिमेन्स देयर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो कि एक नई पार्टी है, उनका ये मानना है कि वो अब छोटे इलाकों में, शहरों में, देहातों में आगे पीछे अपनी मीटिंग्स, जलसे, ये तमाम तर चीज़ें करेंगे और समझते हैं कि वो भी एक मकबूल जमात है और उनको भी अवाम की पजीराई मिलेगी। लेकिन ये D-Day पे तमाम चीज़ों का फ़ैसला होगा कि अवाम किसके हक़ में वोट देते हैं और टर्न आउट क्या रहता है और D-Day पे सिचुएशन एक्चुअली क्या बनती है। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में हम इस पूरे के पूरे मंजरनामे पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आमिर इलियास राना साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। और अंजुम रशीद साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बेग साहब, कराची की बात है, MQM की बात है, सूटेबल उनके लिए या माजी में भी जो सूबाई हुकूमतें रही हैं वहाँ पर कभी साथ हुए कभी अलहदा हुए MQM पीपल्स पार्टी के, नोइंग द फैक्ट कि पीपल्स पार्टी एक मकबूल और बड़ी जमात है सिंध की और चांसेस यही हैं कि दोबारा वो सिंध में तो कम अज़ कम हुकूमत बनाएंगे, फिर ये MQM PMLN की तरफ कैसे आ रही है, जबकि हमें ऑन द अदर हैंड ये भी पता है कि PMLN का कोई ख़ास वोट बैंक पूरे के पूरे सिंध में मौजूद एज सच नहीं है। या क्या चीज़ें तब्दील हुई हैं और कोई सिंध में PMLN ने अपना वोट बैंक डेवलप किया? कैसे देखते हैं इस मूव को कि MQM PMLN के साथ कोई इत्तेहाद करे? देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दिया है सवाल का, और बहुत माकूल जवाब है कि PML का ML का कोई वोट बैंक सिंध में नहीं है, और ये एक फैक्ट है। क्योंकि थ्रू आउट जो जितना साल गुजरे हैं उसमें PMLN ने यहाँ पर अपनी तंजीम साजी की नहीं, सिरे से नहीं की। अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आए थे तारा चौधरी साहब ये बताने के लिए तंजीम साजी करेंगे, वो नहीं कर पाए। और आखिर में शाह अहमद शाह जैसा पुराना आदमी, तासद्दा बुजुर्ग आदमी, उसको डिमोट करके वाइस प्रेसिडेंट कर दिया और FIA के साबिक DG को प्रेसिडेंट लगा दिया। असलान साहब, बात ये नहीं है कि MQM क्या है। MQM अभी तो कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई वोट बैंक ही नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास भी नहीं है। लेकिन मसला सिस्टम का है। जिस दीमक ज़दा फरसूदा निज़ाम के तहत हमारे इंतखाबात होते हैं, इनको अवामी इंतखाबात आप नहीं कह सकते, उनको नुमाइंदा इंतखाबात आप नहीं कह सकते। ये सब के सब लॉबिंग पर होते हैं, सिस्टम पर होते हैं। पहले कहते थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बारियां लगाते हैं, जी। अब कहते हैं कि बारियां लगवाई जाती हैं। अब जो सूरत हाल बन रही है, आपने भी फरमाया अपने इंट्रोडक्शन में कि उनको जो प्रोटोकॉल मिले हैं, उनको जो सहूलतें मिल रही हैं एक पार्टी को, वो गैर मामूली हैं, गैर मामूली अंदाज में नज़र आ रहा है। और उन पे उनकी ही बातों से, मतलब कोई और नहीं कह रहा था, उनकी बातों से ये तासुर बना कि वो लाडले हो गए हैं, वो लाडले
प्लस हो गए हैं। हाई कमिश्नर को का सी ऑफ करना, एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल, फिर किले में टी पार्टी वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें हैं। और फिर अदालतों का रवैया, आज असासों की बहाली, जाहिर है जब बेल हो गई है तो असासे तो बहाल होने 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 तोशाखाने के, वो सब कुछ है। लेकिन ये सब के साथ ही होता रहा है, किसी एक के साथ नहीं है। नवाज शरीफ को जो नाअहल करार दिया गया, आपको पता है, मुझे पता है कि पनामे से अकामा निकल आया था। जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा गया बगैर किसी सजा के, मुकदमे के। जो बेनज़ीर के साथ हुआ वो पता है आपको, जो अब पीटीआई के साथ हो रहा है वो आपको पता है। तो सबकी बारियां लगती हैं इस निज़ाम में। ये निज़ाम ना अवामी निज़ाम है, ना इंतखाबी निज़ाम है। यहाँ का इलेक्शन कमीशन भी मजबूर है, माजूर है। अगर आप इंडिया का इलेक्शन कमीशन देखें तो आपको अंदाज़ा होगा इलेक्शन कमीशन होता क्या है। जी। किसी की ज़रूरत नहीं होती। अब वो तारीख पे मसला बना हुआ है, वो तारीख नहीं दे पा रहा है। 90 डेज गुजर गए इंतखाबात के, और आपने आइन दिया, उस पर कोई बात नहीं हो पा रही। अगर आपको यही चलाना है नजरिया ज़रूरत, तो चलाते रहें। इस तरह तो इंतखाबात नहीं होंगे, कोई नुमाइंदा असम्बली कभी नहीं आएगी और जोड़ तोड़ रहेगा। दुरुस्त फरमाया आपने। मैं ज़रा अंजुम रशीद साहब की जानिब बढ़ूँगा। अंजुम रशीद साहब, कैसे देखते हैं आप इस वक्त ये क्या इत्तेहाद है, क्या गठजोड़ है? बेग साहब तो चूँकि बहुत बेहतर जानते हैं वहाँ की सूरत हाल। MQM का भी क्या कोई ख़ास अब वोट बैंक नहीं रह गया हुआ, वो भी बहुत श्रिंक हो गई हुई है। और जो अब ये एक नया सारी जमातें मिल के एक इत्तेहाद MQM का वापस बना है, उसमें कोई ताकत मौजूद है या वो कुछ कर सकते हैं, या बस चूँकि जितनी बेबस नून लीग है उतनी MQM और एक इत्तेहाद कर लिया आपस में? नहीं, इसमें जो कोशिश की गई है कि पीपल्स पार्टी को थ्रेटन किया जाए, पीपल्स पार्टी के साइज को छोटा किया जाए, उस छोटा करने के लिए जो है वो अवाम में ये तासुर देना कि पीपल्स पार्टी मातूब है और एमक्यूएम के साथ जो है वो पावर है, एमक्यूएम के साथ जो है ताकत है और नून, मुस्लिम लीग नून के साथ ताकत है। तो ये सिंध में जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है 15 साल से, उसको तोड़ने के लिए या उसका कमजोर करने के लिए, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने तो ये थ्रेट भी किया है कि वहां पर दोबारा अरबाब रहीम या जाम सादिक जैसी गवर्नमेंट जो है वो नवाज शरीफ और एमक्यूएम मिलके और जीडे और जीडीए और दूसरी जमातें मिलकर बना सकती हैं। ये बना पाए या ना बना पाए, लेकिन ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पावर की तरफ से पीपल्स पार्टी को थ्रेट है और मुस्लिम लीग नून के लिए तमाम रास्ते साफ कर दिए गए हैं। और मेरे ख्याल मुस्लिम लीग नून की शर्त भी यही थी कि हमें जो है वो बल्कि उन्होंने तो नवाज शरीफ ने तो 2/3 मेजोरिटी भी मांग ली है एस्टेब्लिशमेंट से। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की मजबूरी भी है कि पाकिस्तान माशी तौर पर जिस तबाही के किनारे पे खड़ा है, उसका अगले साल तक जो है वो बजट दे देना और सरवाइव कर जाना और डिफॉल्ट ना करना, ये अभी जो है वो एक काफी खतरे की बात है। तो उन खतरात को से फायदा उठाते हुए नवाज शरीफ ने जो है वो पूरी पावर मांगी है और नवाज शरीफ के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है कि नवाज शरीफ को ताकत दी जाए और नवाज शरीफ को फुल फ्लैज मैंडेट दिया जाए। लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ ने जब नहीं, अंजुम पाकिस्तान रशीद आए साहब, थे दिया जाए तो मतलब क्या ज़बरदस्ती का दिया जाए, बिला वजह दिया जाए, किसी को बिठा दिया जाए इक़्तिदार में ज़बरदस्ती, और फिर 3-4 साल बाद ये रियलाइज़ हो रहा हो जो अभी हमने किया कि नहीं ये तरीक़ाकार गलत है। 75 साल इसी तरह किया, अब मज़ीद 5 साल भी इसी के मुतहम्मिल हों, 80 साल गुजर जाएं और फिर कह रहे हों कि नहीं अब हमने मामलात को तब्दील करना है, हमारे पास कोई चारा नहीं। आपने बड़ी ठीक निशानदेही की कि पाकिस्तान में जो आइन है वो आइन एज सच तो मौजूद एक वर्चुअली है और कहने को है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी जो है वो पार्लियामेंट की बालादस्ती भी नहीं रही। पाकिस्तान में जो है वो अवाम के इलेक्टेड लोग जो हैं वो बाख्तियार नहीं रहे। लेकिन उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया की जो है वो 5000 साल की हिस्ट्री हमारे सामने है कि जहां पर पार्लियामेंट सॉवरन होती है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो है वो ताकतवर होते हैं, सॉवरन होते हैं, जो सारी पावर उनके पास होती है, वहां जमहूरियत होती है और फिर तरक्की भी हो जाती है। और तरक्की का पूरी दुनिया में आपके सामने जितने भी ममालिक हैं कोई मॉडल है ही नहीं सिवाय जमहूरियत के। और एक और मॉडल है वो चाइना का,
और वो भी जो है वो एक सोशलिज्म से जमहूरियत की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में है। जमहूरियत के सिवा दुनिया में इंसानों के तरक्की करने का कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन हम वो रास्ता नहीं अपना रहे और ना ही यहाँ रास्ता अपनाया जा रहा है, और हम तसव्वुर भी करते हैं कि वो रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए मैं भी और आप भी जो है बातें करते हैं उसमें हमने फर्ज किया होता है कि ये नवाज शरीफ को लाया जाएगा। नवाज शरीफ को लाया गया है, और अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर कहा था कि वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे मरासिम बनाएंगे और कश्मीर का मामला बुर्दबारी से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि वो हिंदुस्तान के साथ तिजारत और अच्छे ताल्लुकात को समझ रहे थे कि पाकिस्तान की माशी खुशहाली के लिए हिंदुस्तान से ताल्लुकात जरूरी हैं। इसीलिए उन्होंने जो है वो मीनारे पाकिस्तान की तकरीर में जो है वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात का इशारा दिया था, और इसीलिए नवाज शरीफ साहब को लाया गया, उन्हें शट अप कॉल दे दी गई। ठीक, तो अब पॉइंट आ गया। मैं जरा राना साहब को शामिल गुफ्तगू करूं और मेरे ख्याल से बेहतर अंदाज में राना साहब इस पर रोशनी डालेंगे। सर ये एक तो जरा सब टू बिगिन विद राना साहब इसको क्लियर कर दें, नवाज शरीफ साहब को लाया गया या नवाज शरीफ साहब आए हैं? सर ये इसी क्लैरिटी में हमें सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। नवाज शरीफ को भिजवाया गया था और अच्छा। अब लाया गया है। अच्छा, जब हम ये फिक्रा कहेंगे तो फिर सूरत हाल कंप्लीट होगी, क्योंकि नवाज शरीफ तो नहीं जाना चाह रहे थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब शहबाज शरीफ नैब की कस्टडी में मौजूद नवाज शरीफ के पास एम्बुलेंस लेके पहुंचे थे, और मैंने तो उस वक्त ये बात कही थी कि मुझे एक फ़ोन आया है, और जब सारे प्लेटलेट्स बेच रहे थे उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा। फिर उसके बाद कुछ दिन लगे, कुछ वीक लगे, और मामलात को हम देखते रहे, और फिर उड़न खटोला कतर से एक जहाज की सूरत में आया और वो नवाज शरीफ को ले गया। उसके बाद चूंकि यहाँ पे एक पूरी अनारकी फैलने का खदशा था, और था कि जिस तरीके से और जो नाम उन्होंने फिर जाके गुजरांवाला के जलसे में लिए, उन लोगों को ये खतरा फील हो रहा था कि यहाँ कोई बगावत ना फूट पड़े, क्योंकि सबको पता चल गया हुआ था कि वो एक अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ से सजा पनामा से अकामा और अकामा से ब्लैक लॉ डिक्शनरी, पाकिस्तान का कानून भी नहीं मिल रहा था सजा देने के लिए, और वजीर आजम को हटा दिया गया था। और फिर वो सजा लेने के लिए जब दोबारा मतलब मॉनिटरिंग जज लगाया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज की रहनुमाई में एहतसाब अदालत के उसी जज ने जिसने आज नवाज शरीफ के तमाम एसेट्स वापस करने का फैसला दिया है, उसने सजा दी नवाज शरीफ को, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को, जो कि फिर हाई कोर्ट में जाके सर्टिसाइड हो गई, और मरियम नवाज और वो बरी हो गए, और नवाज शरीफ की अब जब अपीलें लगेंगी दोनों केसेस में कुछ नहीं बचा है। तो फिर जब यहाँ पे लाडले का लाड खत्म हो गया और जिन लोगों ने लाड प्यार किया था वो उनके गले पड़ गए, तो ना उनको समझ आ रही थी और ना मुल्क को समझ आ रही थी, ना लोगों को समझ आ रही थी दुनिया में कि ये पाकिस्तान है क्या है, यहाँ क्या चूचू का मुरब्बा है, क्या ड्रामा चल रहा है। क्योंकि वो मौसूफ टांग पे टांग रख के सिफारती लिहाज से अगर आप देखें जूता किसी हुक्मरान को, किसी डिप्लोमेट को दिखाया जाए तो वो आपकी और मेरी इज्जत के लिए बाइस नहीं होता, और फिर आप मांगने भी पहुंचे हुए हों खैर से, मतलब ये भी नहीं कि भाई कोई आप कोई डोनेशन देने गए थे किसी को कि आप पकड़ के बैठ गए थे, मतलब आपने तो यहाँ पे सबसे पीछे थे हम। जब हमें कोरोना की वैक्सीन चाहिए थी दुनिया ने खरीदी थी, और हम खैरात वाली भी ले रहे थे कि अल्लाह करे इधर से मिल जाए किसी, हमने चीन के तजर्बे किए, हम इतने इक़्तिदार के और उसमें मगन थे सारी चीज़ों में। हमने कोरोना की इब्तिदा में ठीक फैसले किए थे, लेकिन जो वक्त था फैसला करने का कि वैक्सीन पे इन्वेस्टमेंट की जाती नहीं की थी, लोग जानों से चले गए। यहाँ कभी किसी चीज़ का एहतसाब तो होता ही नहीं ना, कि क्योंकि लाड प्यार में मगन थे। फिर वो भेज दिया गया, और अब जब कोई रास्ता नहीं रहा, जब आप दुनिया से बातचीत करने गए, शहबाज शरीफ आ गए यहाँ पे, क्योंकि IMF का वो माहिदा तोड़ के जा चुके थे और पब्लिकली ऐलान करके गए थे, पेट्रोल डीजल और बिजली की कीमतें कम करके, और फिर उन्होंने अमेरिकी चूरन बेचा, वो मकबूल तो हो गए, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पे मकबूल हुए। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम उसमें फंसे हुए हैं, हमें निकलने का रास्ता नहीं है। आज भी IMF इस वक्त इस शहर इस्लामाबाद में मौजूद है, और वो सारी बातें ये हो रही हैं कि आप हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम इलेक्शन के बाद एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत देखना चाहते हैं, ताकि जिसके साथ पाकिस्तान के मामला पे डील किया जा सके। राइट। अब वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे लाया गया है, और दुनिया समझती है कि उसके साथ बातचीत हो सकती है, क्योंकि एक दुनिया ने देखा, वो जिसके फैन उन्हीं की तरह के ट्रंप हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के ऊपर भी हमला किया, और यहाँ 9 मई को PTI ने किया।
अब जब आप और हम सिंध के ऊपर बात करते हैं, बेशक नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों मुजरिम हैं, मुलजिम नहीं, सिंध के लोगों के, कि इन्होंने अंदरूनी सिंध में कोई पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट नहीं की। इनके पास लोग आते रहे, ये लोगों को भेजते रहे। कराची से अब्दुल हकीम बलोच पीपल्स पार्टी से आके नून लीग में आए और फिर वो मतलब वापस चले गए पीपल्स पार्टी में। शहबाज शरीफ को तकरीबन हराया गया, वरना वो जीत गए थे इलेक्शन। मतलब लोग ट्रस्ट करना चाहते हैं, पंजाबी आवाज़कार भी ट्रस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं जा रही। हाँ, ठीक है, अब मतलब ये इन्होंने है, एफर्ट ही वो नहीं ना मैं की उस तरफ, जो इस तरह आपने कहा इन्वेस्ट थोड़ी ही सी नहीं किया बात, मैं इन्होंने। एक बात कर दूं, नासिर बेग चौथाई साहब ने शाह मोहम्मद शाह को ना उनके अंडर नहीं बनाया, उन्हें मरकजी पार्टी का नायब सदर बनाया गया, सिंध का नायब सदर नहीं बनाया गया। वहां पे एब्सोल्युटली मैसेज दिया गया, सिंध में मैसेज ये दिया गया कि अब सिर्फ बशीर मेमन है और वही बाकी तंजीम भी वही बनेगी। बाकी रहेगा बस। राइट सर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। अब बेग साहब, मैं जानना आपसे ये चाहूँगा, पहले तो चलें ये कह रहे थे कि इंतखाबात की कोई हतमी तारीख, कोई मामला, अब तो चलें कुछ चीज़ें हमें किसी सिमत में नज़र आ रही हैं। हम कहें कि PMLN लाइमलाइट ले रही है ज़्यादा, या ज़्यादा इनएक्शन, पीपल्स पार्टी खुद क्यों नहीं प्रोएक्टिवली कोई चीज़ें कर रही? क्या देखते हैं आप इसकी वजूहात? क्यों नहीं दूसरे सूबों के दौरे जल्द से छोटे मोटे ये चीज़ें या न्यूज़ में रह, अगर नून लीग को लाया भी गया है या उनको स्पेस दी जा रही है, तो टोटल गिला जो हमें सुनने को मिल रहा है वो ये कि जी इक़्तिदार में किसी को लाडला नहीं होना चाहिए, बिठाया नहीं जाना चाहिए। अगर वो खुद स्पेस गेन करना चाहेंगे तो करेंगे, वो गेन करते हुए नहीं हमें नज़र आ रहे। क्या ये सारी की सारी सूरत हाल देख कर हाथ पहले ही खड़े कर लिए हैं, बाकी जमातों ने तस्लीम कर लिया है कि जी इट्स PMLN अब जो जिसने गवर्नमेंट फॉर्म करनी? मुझे ऐसा तासुर मिल रहा है। नहीं देखिए, ये तो मुस्लिम लीग को सोचने वाली बात है ना, कि उन पर ये ठप्पा कैसे लग गया। ये तो बदनामी की बात है कि अगर वो सबको मिल के कह रहे हैं कि ये लाडले प्लस हैं, तो ये तो बदनामी की बात है। ये फिर वापसी की बात है माजी की तरफ, जनरल जिलानी की तरफ वापसी की बात है तो ना। अभी आप डेमोक्रेट थे, अभी जनसदियाती थे, फिर इनकलाबी थे, फिर वापस रुशद की तरफ आ गए। आपने कहा नहीं, सब अल्लाह पे छोड़ता हूँ मैं। तो ये सब के सामने है, और ये तारीख नहीं है, ये हाल है हमारा। माजी में भी ये होता रहा है, आज भी ये होता रहा है। एक सिंध के बारे में बड़ी वजाहत कर दूँ मैं, अंजुम रशीद ने मुझे बहुत ज़बरदस्त बैकग्राउंड में ले गए मुझे, जाम सादिक के, अरबाब गुलाम और अरबाब रहीम साहब के। दोनों का अंजाम क्या हुआ, सियासी अंजाम क्या हुआ दोनों का? सिंध वाले खा गए इनको, सिंध के अवाम ने ठोकरें मार दी इनको। क्योंकि जब ये सब अवाम के बरखिलाफ आप फैसला करेंगे, चाहे वो फैसला हो जाए, डब्बे में कुछ भी निकल आए, आप कुछ भी गिन लें, आप बंदे गिने ना गिने, तो और उसके बाद अवामी उमंगों के खिलाफ बात करें, आप साजिशें करके लोगों को गिरफ्तार करें, तादाद कम करके आप मुंतखब हो जाएं, तो अवाम आपको मुस्तरद कर देते हैं। वही हुआ, अरबाब रहीम की पिटाई हुई असम्बली के अंदर, आपको शायद इल्म होगा। जाम जी, साहब के वो साथ जो कुछ भी जूते के हुआ वो पता मनाजिर है, याद है हमें, जाहिर है। जाम साहब को पता है कि जो कुछ उनके साथ हुआ। जी। लोगों ने तो उनका घर छोड़ दिया जाना। वो जुनेजो कबीले के सरदार थे, बड़े सरदार, वो सरदारी ख़त्म हो गई उसके बाद। तो यहाँ के लोग बड़े ज़्यादा बदला लेने वाले हैं, सियासी बदला लेते हैं लोग बहुत अच्छे तरीके से। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस बात की गुनाहगार है कि उसने पंजाब में अपने आप को मौजूद नहीं रखा। उसके पुराने लोग, आज कायरा साहब ने इकबाल जुर्म किया है कि हमारे पुराने लोग वापस चले गए, PTI में चले गए और वहाँ से कहीं और चले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, वहाँ से वो जहांगीर तरीन के पास चले गए, वापस पीपल्स पार्टी में नहीं आए। तो पीपल्स पार्टी टोटल लॉस में रही। अगरचे उनके वहाँ मौजूद हैं, पॉकेट्स मौजूद हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं है। बलूचिस्तान में उन्होंने अपनी आज प्रेजेंस शो की है, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी, अब्दुल कादिर बलोच प्लस बहुत से लोग आज आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ कुछ हो रहा है। KP में कुछ सूरत हाल बन रही है, लेकिन ये कि ये तस्लीम किए हुए हैं कि एक पार्टी को लाया गया है। जैसे राणा साहब ने कहा ना कि उनको भेजा गया तो लाया गया, बिल्कुल एग्जैक्ट छोटी सी बात कह दी उन्होंने और पूरी तारीख इसमें बयान कर दी। उनको लाया गया और वो जो बता रहे हैं IMF वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी बुनियाद पर लाया गया। लेकिन फिर मुझे वही ख़तरा है जो आपने कहा कि 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर कोई अकामा निकलेगा, कोई पनामा निकलेगा, कोई और इल्ज़ाम आएगा और फिर कोई मसला खड़ा हो जाएगा।
और लेकिन मुझे एक मसला और नज़र आता है, मेरे दोनों दोस्त बेहतर जानते हैं, कराची में जी। तो खैर वो सिचुएशन नहीं है, कि पंजाब में पीटीआई की स्टैंडिंग क्या है? क्या हमने माइनस कर दिया पीटीआई को? क्या हम पीटीआई के वोटर्स को ये सोचेंगे घर में बैठ जाएँगे वो, या वो वोट देंगे? मेरा ख़्याल है, जो मेरी इत्तलात है, मेरे दोस्त बताते हैं कि वो लोग मुनज़्ज़म हो रहे हैं, वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि माइनस समवन वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे और बाकायदा उनके कैंडिडेट्स आएँगे, वो मुकाबला करेंगे। अगर वो मुकाबला करेंगे, तो फिर बड़ा शहतरफ़ा मुकाबला हो जाएगा पंजाब में। पीपल्स पार्टी को तो मैं नहीं समझता कि वो कोई टफ फाइट वाइट देगी, लेकिन ज़ाहिर है जनूबी पंजाब इस में पर बेग साहब ज़रा मज़ीद हम बात करेंगे, ज़रा स्टेप बाय स्टेप। मैं ज़रा पीपल्स पार्टी वाली बात पे पहले अंजुम रशीद साहब की भी राय ले लूँ, फिर राना साहब की भी, कि अंजुम साहब क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी खुद उतनी प्रोएक्टिव ही नहीं नज़र आ रही है जितना कि अब हो जाना चाहिए? हमें इस तरह क्यों लग रहा है कि शायद मुझे लग रहा है, मैं अपनी बात करूँगा, जो मैंने बेग साहब से भी सवाल किया, कि शायद पहले से ही हाथ खड़े कर दिए हैं और देख लिया है कि जी अच्छा इस तरह होना है, ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी को पिछले जब से बेनजीर भुट्टो आई है, पंजाब में इनको जो है वो काम करने नहीं दिया गया। पंजाब में पीपल्स पार्टी को इजाजत नहीं थी। और फिर पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि तालिबान ने भी जो है वो ऐलान कर दिया था कि पीपल्स पार्टी और जो है वो ये अगर कंपेन करेंगे तो यहाँ पर सुसाइड खुदकश बमबार आएंगे। और पीपल्स पार्टी को पंजाब में जो है वो मुसलसल रोका गया, क्योंकि पंजाब जो है वो जो पावर है उसका जो पावर बेस है वो पंजाब में है। तो पीपल्स पार्टी अब तक आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी स्टेब्लिशमेंट के बारे में सॉफ्ट तो रही है कई जगह, लेकिन स्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी को आज तक अपना घोड़ा डायरेक्ट नहीं बनाया। घोड़ा जो है वो इमरान खान बने और फिर नवाज शरीफ बने। अभी नवाज शरीफ ने बशीर मेमन को इसलिए सिंध का सदर लगाया है, और या इसे लगवाया गया है पावर की तरफ से, कि सिंध में एक मैसेज जाए कि बशीर मेमन वो शख्स है, जब वो एफआईए में थे तो उन्होंने जाती तौर पर जो है वो जरदारी के साथ, फरियाल तालपुर के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो इनके साथ तशद्दुद किया था, इनके साथ ज्यादती की थी, और एक जाती दुश्मनी क्रिएट हुई थी बशीर मेमन में और जरदारी में और पीपल्स पार्टी में। तो पीपल्स पार्टी का जो जाती मुखालिफ है उसको इन्होंने बनाया है सिंध का वो। और पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि पंजाब में जो है पावर नहीं चाहती कि जो है वो पीपल्स पार्टी पंजाब में आए। पंजाब में जो है, लेकिन असल बात क्वेश्चन ये है कि अगर नवाज शरीफ आते हैं, जो कि आ रहे हैं, और वो जो नासिर बेग चुगताई साहब की नजर जो है वो बहुत दूर तक है, और वो बहुत बड़े और बहुत अक्लमंद दानिशवर हैं। वो कराची में बैठ के उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि भाई पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट खत्म नहीं हुआ, पंजाब में तहरीक इंसाफ के वोट में इजाफा हुआ है, और वो बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि धांधली की एक लिमिट होती है कि कितनी धांधली करेंगे कि तहरीक इंसाफ को आउट कर सकें, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया हुआ कि तहरीक इंसाफ को आउट करेंगे, उनके कैंडिडेट ही नहीं खड़े होने देंगे, उनको घरों से गिरफ्तार कर लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। मुझे ये तो ऐसी मैं एक ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ ना, अभी आपके जो ख्यालात बड़े होना ठीक है है, वो आप जायज़ है। सबके सामने होगा। तो पीपल्स मुस्लिम लीग नून का पंजाब में जीतना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो पाकिस्तान की मईशत को बचा सकेंगे? क्या हम IMF के कर्जों की गर्दान से निकल सकेंगे? क्या डिफॉल्ट से पाकिस्तान बच सकेगा? पाकिस्तान अभी तक जो नवाज शरीफ ने कोई प्लान नहीं दिया कि हम कैसे बचेंगे। अब तक तो ऐसे आ रहा है कि अगले साल हम फिर डिफॉल्ट करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में एक मुआशी बर्बादी आने वाली है, और नवाज शरीफ के पास उसका अभी तक नवाज शरीफ ने हल कोई नहीं दिया। शायद हो खुफिया रखा हो, और लेकिन अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया। मुझे पाकिस्तान जो है वो एक साल आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा नवाज शरीफ की रहनुमाई में, जब तक वो ऐलान नहीं करते कि क्या करेंगे। तो फार्मूला देना, तो मंसूबा देना, अभी तक कोई मंसूबा नहीं आया, ना पावर की तरफ से ना नवाज शरीफ की तरफ से। और पाकिस्तान का क्या बनेगा? पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, कैसे देखते हैं आप अब ज़रा पीपल्स पार्टी की जो सियासत है इस वक्त? गो के सिर्फ एक बयान दे देना, बयानात तो ज़ाहिर है सभी देते हैं, हर जमात यही कहती है कि हम इक़्तिदार संभालेंगे, इसीलिए सियासत में कोई भी लोग आते हैं। बिलावल साहब के हवाले से कह दिया कि मुल्क के अगले वज़ीर आज़म वो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या नज़र आ रहे हैं? किस तरह से वज़ीर आज़म हैं?
क्या कोई पसे पर्दा को मामला चल रहे हैं जिनका हमें नहीं पता? कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है आसिफ अली जरदारी साहब की जिसको अभी तक कोई रीड या गेज नहीं कर पा रहा? क्योंकि बिल्कुल साइडलाइन होती नज़र आ रही है एक जमात हमें। ये चीज़ें सामने आई हैं अब गुफ्तगू में। एक तो आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी एक्टिव नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वो कहते हैं ना, सर धड़ की बाजी लगाई है पंजाब में। बाप बेटा मुसलसल आए हैं, उन्हें मुसलसल नाकामी हुई है और आखिरी नाकामी इस्तेकाम पार्टी बनने की सूरत में हुई क्योंकि लोग पीपल्स पार्टी में जाना नहीं चाहते। और जो परसेप्शन सिंध के अंदर बनाई है, बिल्कुल सिंध में अंदर अंदरूने सिंध में भी जरदारी साहब ने कोई मुखालिफ रहने नहीं दिया जिसको अपनी पार्टी में न शामिल किया हो। लेकिन उसके असरात पंजाब में ये आए हैं कि यार ये तो कोई काम नहीं करते, वहां पे बेपनाह तबाही पड़ी है इक्तिसादी लिहाज से और हम फंस जाएंगे, तो लोग नहीं जा रहे उनकी तरफ। चाहने के बावजूद भी नहीं जा सके। बीएपी देख लें, वो जा रही थी और वो रुक गई। अब बलूचिस्तान के ऊपर चूंकि बात हुई, सिंध के ऊपर हो रही है, तो बलूचिस्तान में तो नवाज शरीफ 14 को जा रहे हैं, जहां आधी बीएपी वापस उनकी पार्टी में आ जाएगी और बाकी उनके साथ एमक्यूएम की तरह अलायंस करने जा रही है। जरदारी साहब ने आज अपने पत्ते ओपन किए हैं बिलावल हाउस में, जो 3 साल से उनकी पार्टी में शामिल थे, सनाउल्लाह जहरी और कादिर बलोच और बाकी लोगों को, कि ये आ चुके हैं। ये सनाउल्लाह जहरी वजीर आला थे और जब एक खास क्वार्टर बुलाया गया कुछ लोगों को, तो ये रिजाइन करके निकल लिए। ये अपनी पार्टी और अपने साथ भी खड़े नहीं हो सके थे। बहादुरी हमने सबकी देख ली हुई है कि कितने हैं, कि ये उस वक्त पार्टी के सदर भी थे, ये कादिर बलोच वहां पे मौजूद थे सदर की सूरत में, वजीर आला थे, और ये बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए जिस तरीके से अब पीटीआई के लोग साबित हो रहे हैं कि पकड़े जाते हैं, छुप जाते हैं और इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे आ जाते हैं। ये पीएमएलएन के लोगों ने नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी के लोगों ने नहीं किया। अब जो सिंध की बात जाम सादिक वगैरह की हो रही है, बहरहाल बशीर मेमन के आने की सूरत में, जब उनका 29 को या 28 को नोटिफिकेशन हुआ था, मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये पूरी हद्दोकाल बयान की थी कि जब उनका वो पहला नोटिफिकेशन हुआ था कि वो नवाज शरीफ इस्तकबाल कमेटी के सरबराह हैं, तो मेरी बात हुई तो कह लेंगे हम जेयूआई, फे, एमक्यूएम और जीडीएम मिल के लड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं तय, हमें और आपको ये पता है। उनको नवाज शरीफ ने आके पीटीआई के वोटर से वोट नहीं लेना। उन्होंने 21 अक्टूबर को जो जलसा किया वो अपने लोगों का किया और वो कहीं से नहीं, उनके पार्टी के कैंडिडेट लोग लेके आए थे और सबके सामने आए थे। 4 जलसा था। उन्होंने अब भी जो निकलना है वो अपने लोगों के पास जाना है। पीटीआई के लोगों को, पीटीआई जिस तरह कट टू साइज की गई है मजीद होगी। यही इलेक्शन का मार्का होगा कि पीटीआई के जितनी दीवार रेत की ये साबित हुए हैं कि फटाफट खोखले भागते नजर आ रहे हैं, इनके कितने कैंडिडेट होंगे जो इलेक्शन वाले दिन खड़े होंगे और खंभों को वोट डालने, कौन जाएगा राना साहब, मैं बगैर, सवाल अगर ही यही रुकावट अब है या लेके नहीं है। जाना मेरे चाह रहा हिसाब हूँ जिस किताब पर में मैं आप यही तीनों मैं कह की रहा हूँ। मुख्तसरन राय ले लूँगा। थोड़ी सी मैं बात कर लूं कि ये 2-3 हफ्तों में हमें बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगी हर चीज। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। वो अगर किसी के जहन में सवाल आता है लाइन ऑर्डर होगा, फलाना होगा, चीफ जस्टिस के होते हुए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इलेक्शन डिले नहीं होंगे। चलें सर, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात अभी भी आते हैं 8 फरवरी को लेके, लेकिन आपने वो उनको क्लियर कर दिया। मैं आई एम स्टिल डाउटफुल के मामलात किस तरह से आगे जाते हैं, बट आई एम रियली होपफुल कि आपने जो बात कही वो वैसे ही हो, सबकी बेहतरी उसी में। बेग साहब, अब तो बुशरा बीबी के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, नून लीग की मामलात, चीज़ें, स्टेटमेंट सब आप देख रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है जिस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं हाँ जी आए पीटीआई पार्टिसिपेट करे, लीड कौन करता नजर आएगा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? मैंने एक प्रोग्राम में शायद ऐसी ऑफ द कफ मैंने कह दिया था कि अलीमा बीबी नज़र आती हैं मुझे, क्योंकि बुशरा बीबी में इत्तफाक राय नहीं है। अच्छा, तो पॉसिबली स्टेज पर अलीमा बीबी होंगी और जेल में खान साहब होंगे जो वहाँ से गाइड कर रहे होंगे। और अगर मुमकिन हुआ, अगर अलीमा को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो सिलाई मशीनों अदरवाइज का मामला दोबारा भी तो खुल सकता है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल हो सकता है। जब भी मैंने कहा ना, अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, हर चीज़ के साथ एक डिस्क्लेमर लगा हुआ है। और अभी जो आपने इजहार किया है अपने गलतफहमी का, इंतखाबात की तारीख का, तो ये अपनी वाइफ से कीजिएगा, टीवी पर मत कीजिएगा। ये हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई आपको है 8 फरवरी पर इख्तलाफ, तो टीवी पे नहीं, बीवी से करें आप, वरना फंस जाएंगे आप। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पीटीआई में कह लें आप, सबको पकड़ लेंगे, सबको गर्दन जदनी करार दे देंगे, सबको मार देंगे। होता तो हो सकता है, बिल्कुल हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? उसके बाद आपकी मैशियत कहाँ खड़ी होगी?
उसके बाद आपका कौमी वक़ार कहाँ खड़ा होगा? उसके बाद इंतख़ाबात को जो आलमी एक मंजूरी होती है, तौसीक़ होती है, वो किस तरह मिलेगी? बहुत ज़्यादा मसाइल हैं अरसलान साहब। सही कह रहे हैं। इंतख़ाबात को पाकिस्तानी अवाम तस्लीम नहीं करें ना करें, कोई मसला नहीं है। बाहर वालों को तस्लीम करना है कि इंतख़ाबात हुए थे। आप अमरीकी सफ़ीर को नहीं देख रहे आप? कहाँ-कहाँ जा रहा है? बरतानवी सफ़ीर किस तरह मुलाकातें कर रहा है? चीनी सफ़ीर की क्या सरगर्मियाँ हैं? क्या बातें हो रही हैं? तो ये मतलब ऐसे नहीं है तफरीह करने जा रहे हों वो, चाय पीने जा रहे हों एक-दूसरे के पास। लंबी-लंबी मुलाकातें हैं, ख़ासी और ये हमें नज़र जो आ रही हैं वो हैं। और जो सही सर। पीछे हैं, जो पर्दे के पीछे हो रही हैं वो अलग हैं। तो राइट बेग साहब, मैं ज़रा एक मिनट लूँगा अंजुम साहब से और राना साहब से भी राय ले लूँगा। अंजुम साहब, कौन लीड करता नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? भाई नासिर बेग चुगताई साहब ने जो है वो बहुत एक्यूरेट और बड़ी ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक बात की है कि इस वक्त उनके पास ऑप्शन जो है वो अलीमा खान के अलावा कोई है ही नहीं। और क्योंकि नासिर बेग चुगताई एक पुराने डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म पे और साइंस पे बिलीव करने वाले आदमी है, इन्होंने बड़ी साइंटिफिक तजिया किया। और मेरा ख्याल ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ये सोच, ये इम्कान जो है नासिर बेग चुगताई वाला मौजूद है। और अलीमा के खिलाफ जो है वो बहुत मजबूत केस मौजूद है इस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो इन्होंने जो पैसे जो है वो अपने वाइट करवाए थे और उसके लिए जो है इन्होंने जुर्माना भरा था 25 करोड़ का। और वो केस भी मौजूद है कि वो जो है वो शौकत खानम के पैसे थे या कहाँ के पैसे थे, वो उन पैसों के ऊपर जो है वो एक मुकदमा गवर्नमेंट के पास या पावर के पास जो है वो अभी मौजूद है। वो जिस दिन हुआ तो अलीमा का रास्ता रोकने के भी इम्कानात है। लेकिन फिर भी बात यह है कि इतना सारा वोट है इसका तहरीक पीटीआई। इंसाफ का, ये कैसे क्रश करेंगे? मेरी तो अभी अकल में समझ नहीं आ राइट, रही राना साहब क्विकली क्या सर आप होगा। बता दें किसको लेकिन देख रहे हैं लीड करते हुए पीटीआई को सर? इमरान खान को अगर पीटीआई को अच्छे अंदाज में रखना है तो कोई कमेटी पॉलिटिकल उन्हें बनानी पड़ेगी। ये जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी बनाई है, इसके अंदर तो पहले दिन ही इख्तलाफ सामने आ गए, एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, एक एस्टेब्लिशमेंट के हक में। उन्हें क्लियर मैंडेट देना पड़ेगा। और जो केसेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें नहीं, ये सिर्फ कोई कमेटी शौकत लीड खानम करेगी नहीं या आएगा। कोई एक शख्स को और नॉमिनेट अब कर दूसरा देना चाहिए? दूसरा मियाँ वाली में भी एक प्रोजेक्ट है, हुँ, उसमें भी जो डोनेशंस हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो किसने डेवलप किया और वो पैसे कैसे आए और चले गए वापस, वो भी लोगों के पास मौजूद है। कुछ लोगों ने बातें की हुई हैं उसके ऊपर। ये सब चीजें वक्त के साथ साथ आती चली जाएंगी जूं जूं कोई आगे बढ़ेगा। खान साहब को अपनी पार्टी के अंदर से, चाहे वो वकील चुने चाहे कुछ चुने, लोगों को इख्तियार देना होगा। और मेरे ख्याल में उन्हें दे देना चाहिए और पॉलिटिकल रास्ता लेना चाहिए। और वो रास्ता सिर्फ पॉलिटिकल कमेटी इस तरह ले सकती है कि मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और जरदारी से वो लोग मिलें पहले मरहले पे और यकीन दिलाएं कि वो सियासत करना चाहते हैं। वो जो इंतकाम की कहानी है, वो तो ज़ाहिर है खान साहब के पास पावर होगी तो वो तो नहीं हट सकते अपने सिरिश्ते से, जो मर्जी कहे। लेकिन सियासत अगर करनी है तो सियासी लोगों के साथ बात करनी होगी। एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं कर रही उनसे, और ना कोई फिलहाल मुझे राइट, राना कोई साहब पॉइंट आ गया सर। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। इस वक्त यकीनन मामलात सूरत हाल तब्दील हो रही है, इंतखाबात की जानिब हम बढ़ रहे हैं और यकीनन अभी जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं उनका बाकायदा बाज़ाब्ता आगाज़ भी हमने देखना है और फिर देखेंगे कि मोमेंटम किस तरफ जाता है। लेकिन फ्री एंड फेयर इंतखाबात और उसके बाद इक़्तिदार संभालना और मुल्क को मुश्किलात से निकालना, ये एक बुनियादी चीज़ है जिसकी मुल्क को आम ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतने। इरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने